Hello, good morning to all of you. So, as we had discussed the formation of urine, in which we had discussed three-step process of urine formation: glomerular filtration, reabsorption, and the secretion. So, next part will be for the counter current mechanism. तो काउंटर करंट मैकेनिज्म भी ट्यूबुलर पार्ट में ही होती है, नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट्स हैं. काउंटर करंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, दोनों ही लिम्स में, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स में अपोजिट डायरेक्शन में फिल्ट्रेट फ्लो करता है. यहाँ से वो अंदर, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. इसी को काउंटर करंट कहा जाता है. और ये पूरी जो प्रोसेस होती है जब फिल्ट्रेट यहाँ से आता है फिर यहाँ से जाता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसी चीज़ को जो है वो काउंटर मैकेनिज्म कहा जा रहा है. तो इसमें एक्चुअल में देखिए होगा क्या, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में ये बताया था कि जो हेनले लूप का डिसेंडिंग पार्ट है, दिस डिसेंडिंग पार्ट इज़ परमिएबल फॉर वाटर, जिस वजह से वाटर यहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है. देखिए नेफ्रॉन्स का तो ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो स्पेस है, ये स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहला रहा है. तो ये वाटर इस डिसेंडिंग लिम्ब से निकलकर यहाँ आ जाएगा, बिकॉज दिस पार्ट इज परमिएबल फॉर वाटर, जिस वजह से जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है. ठीक है. और फिर ये आगे की तरफ फिल्ट्रेट जब जाता है असेंडिंग पार्ट में पहुंचेगा, तो दिस असेंडिंग पार्ट इज परमिएबल फॉर द आयंस, जिस वजह से आयंस निकलेंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, जो भी है. ठीक है. जिस वजह से ये फिर डाइल्यूट फॉर्म में आ जाता है फिर से. तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक टर्म बताया था, ऑस्मोलैरिटी, जिसका मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन कितनी है. तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था, अगर कोई सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी जो है 100 है और कोई दूसरा सॉल्यूशन उसकी ऑस्मोलैरिटी 200 है, तो मीन्स जिसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, जिसकी कम होगी वो लेस कंसनट्रेटेड होता है. ठीक है. तो इसी से रिलेटेड आपको मुझे बताना था. तो जैसे कि ऑस्मोलैरिटी ही यहाँ, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस मेनली यहाँ होती है. तो जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट आता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में ही आता है, लेकिन ऑस्मोलैरिटी डिपेंड करती है. तो सपोज यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आया उसकी ऑस्मोलैरिटी 100 थी, यहाँ जो फिल्ट्रेट है. ठीक है. या आप यहाँ देख लीजिए, सपोज मैं अपना एग्जांपल लेकर बताती हूँ आपको. फर्स्ट स्टेप में जैसे क्या होगा, जो आयंस है, these ions in this portion of Henle loop ascending part में, these ions pumped out from ascending limb to interstitial space. जब आयंस यहाँ से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगे और ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी मैंने आपको बताया था, जिससे क्या होगा, इट रिजल्ट्स कि जो असेंडिंग पार्ट में फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी 100. ठीक है. और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ जो फ्लूइड फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, उसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि आयंस निकलकर यहाँ आ गए हैं. ठीक है. और ये डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएगा. फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा विच इज़ डेवलप्ड इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड द डिसेंडिंग लिम्ब, वो क्या होगा, वो बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है. तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पैसिवली ट्रांसपोर्ट के थ्रू वाटर जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, जिस वजह से डिसेंडिंग लिम्ब में ऑस्मोलैरिटी 300 हो जाएगी और यहाँ भी, तो मीन्स इक्वल हो जाएगी. तो यही ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है. अब जैसे कि आपकी इस डायग्राम में जो दिया है, सपोज जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 है. अब ये 300 से आगे जाते जाते 400 कैसे हो गई, वो ऐसे हो गई, जो यहाँ पर फिल्ट्रेट में वाटर था वो ये डिसेंडिंग पार्ट में जब आया, तो डिसेंडिंग पार्ट इज परमिएबल फॉर वाटर, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, जिस वजह से ये फिल्ट्रेट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा. तो ऑब्वियसली जो ऑस्मोलैरिटी है वो भी बढ़ जाएगी. तो 300 से कितनी होगी, 400. तो ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता जाता है. अभी जैसे कि 400 हुआ, अब ये फिल्ट्रेट यही 400 ऑस्मोलैरिटी वाला आगे जाएगा जब असेंडिंग पार्ट में. तो क्या होगा, इसमें से आयंस, इस पोर्शन से आयंस निकलेंगे,
तो ये आयंस निकलने की वजह से ये डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स इसकी ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी, 300 हो गई। तो जो इंटरस्टिशियल पार्ट में फ्लूइड है इसकी ऑस्मोलैरिटी में भी चेंज आएगा, यहाँ ऑस्मोलैरिटी अलग होगी और डिसेंडिंग पार्ट में ऑस्मोलैरिटी अलग हो रही है। तो इसको, इस ग्रेडियंट को इक्वल करने के लिए क्या होता है, फिर से यहाँ से वाटर निकलेगा, तो जितना कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये है उतना ही कंसंट्रेशन में ये आ जाता है। तो जैसे सपोज 300 ऑस्मोलैरिटी वाला ही फिल्ट्रेट यहाँ से छनकर नीचे आया जा रहा है, ठीक है, 300 वाला आया, फिर अब इस बार क्या हो गया, 400 हो गया, ठीक है। तो जैसे अब फिर नेक्स्ट आएगा, यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में तो ऑस्मोलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि आयंस निकल रहे हैं, यहाँ से वाटर निकले जा रहा है। तो जो ऑस्मोलैरिटी है इंटरस्टिशियल स्पेस के इक्वल, मतलब बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है, जिस वजह से लगातार ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 800, 600, 1000, 1200, फिर यहाँ आकर थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ से आयंस निकल जाएंगे तो ये डाइल्यूट फॉर्म में आ जाता है फिल्ट्रेट, फिर ये कम हो जाएगा, आगे की तरफ चलेगा, मतलब मीन्स कम होता जाता है। तो यहाँ से तो ये जितनी एक ही ऑस्मोलैरिटी वाले 300 ऑस्मोलैरिटी वाले ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, फिर यहाँ घट जाती है क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये इंटरस्टिशियल स्पेस और डिसेंडिंग लिम्ब को बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है, जिस वजह से ये लगातार इस पार्ट में इंक्रीमेंट होता रहता है। फिर ये आगे जब जाता है कहाँ तक, कलेक्टिंग डक्ट तक, तो वो ये जो है उतनी ही ऑस्मोलैरिटी वाला यहाँ पर आता जाता है। फिर यहाँ इस कलेक्टिंग डक्ट से भी कुछ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, फिर यहाँ थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो ओवरऑल यही जो है आपकी काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती रहती है लगातार, क्योंकि एक डायरेक्शन से जो है वो फिल्ट्रेट आ रहा है, एक डायरेक्शन से फिल्ट्रेट जा रहा है, और ऑस्मोलैरिटी में चेंजेस आते जाते हैं। इसी को जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो कहा गया है, ठीक है। तो ये दूसरे नेफ्रॉन का पार्ट दिखाया गया है, आप इसको ना देखें, आप इसी को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने आपको क्लास में समझाया था, और उसके लिए वीडियो भी आएगी जो मैंने क्लास में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, ये सब कुछ यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई। अब होगा लास्ट स्टेप इज मिक्चुरेशन, मीन्स सब कुछ हो गया। ये सिक्रीशन की जो ट्यूबुलर आपका सिक्रीशन था, ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये सब आ जाएगा वहाँ रीनल पेल्विस में, फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। उसके बाद आती है मिक्चुरेशन की प्रोसेस। तो मिक्चुरेशन को यूरिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, एंड यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन का रिलीज होना मिक्चुरेशन कहलाता है। और मीन्स जब ब्लैडर के अंदर ब्लैडर यहाँ ब्लैडर में जब ये यूरेटर्स के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है, आता रहता है, ये तो सारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस अंदर चल रही है दोनों ही किडनीज में, फिर ये यूरेटर के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद यही यूरेथ्रा के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बच्चों में जो चिल्ड्रन होते हैं अप टू 4 to 5 years, इट अकर्स इनवॉलेंट्रीली। इनवॉलेंट्री मतलब जैसा आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे 4-5 साल तक के बच्चे जो होते हैं, उनको पता ही नहीं जो होता यूरिनेशन कब करना है, वो उन्हें मतलब इनवॉलेंट्री प्रोसेस है उनके अंदर अभी ये, मतलब इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस वो प्रोसेस होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो जो 4-5 साल तक के बच्चे होते हैं उनका इस प्रोसेस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इस वजह से वो जो है वो यूरिनेशन की प्रोसेस उन्हें पता ही नहीं होती, तो कहीं भी बेड पर हो या फिर खड़े हो, कैसे भी हो, वो निकल ही जाता है उनका, ठीक है। लेकिन बाद में आफ्टर 4 to 5 years दे आर आफ्टर रेगुलेटेड वॉलेंट्रीली, मतलब फिर कंट्रोल, इस प्रोसेस पर कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। तो ये मिक्चुरेशन हुआ। तो थोड़ा सा मैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बता देती हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन से टाइप की मसल से ये यूरिनरी ब्लैडर है वो बना हुआ है। तो ये एक कोलैप्सिबल सेक लाइक स्ट्रक्चर है। कोलैप्सिबल मतलब जो कोलैप्स मतलब मिलना,
ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, और इसकी जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स आर मेड अप ऑफ मसल्स कॉल्ड डेट्रूजर मसल्स। इनको डेट्रूजर DETRUSOR डेट्रूजर मसल्स कहा जाता है। उन मसल्स का यूरिनरी ब्लडर बना होता है, और जो ब्लडर का लोअर पोर्शन होता है, दिस पोर्शन, इसको कहा जाता है ब्लडर नेक। ठीक है, तो इन मसल्स में जो मैंने आपको बताई डेट्रूसर मसल्स, इनमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, जिस वजह से मिक्सचुरेशन की प्रोसेस होती है। तो हाउ दिस मिक्सचुरेशन रेगुलेटेड, तो जब यूरिनरी ब्लडर यूरिन से फुल हो जाता है, मीन्स ये पूरा फुल हो चुका है, जितना इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो इसकी वॉल्स में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स मतलब इज अ टाइप ऑफ सेल। दे सेंड सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट डेट्रूसर मसल्स एंड रिलैक्स स्फिंक्टर मसल्स। तो यहाँ आप समझ लीजिए, ये वाले पोर्शन में है आपकी स्फिंक्टर मसल्स, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स, और ये पूरा जो पोर्शन है ये बना हुआ है डेट्रूसर मसल्स का। तो यहीं पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं माइंड CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS आपको पता होगा, जिसमें ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम और बहुत सारी रिलेटिवली नर्व्स इंक्लूडेड होती हैं। तो जब यहाँ से सिग्नल पहुँचता है तो वो सिग्नल आता है माइंड से कि जो डेट्रूसर मसल्स हैं वो क्या हो जाएं, कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएं। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन में आती हैं, तो जो स्फिंक्टर मसल्स हैं विच आर लोकेटेड हेयर, तो ये स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, मीन्स यहाँ स्पेस बनेगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस बनता है, जिस वजह से जो पूरा यूरिन है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो जैसे ही आप ऑब्वियसली जब यहाँ पर जो मसल्स हैं डेट्रूसर मसल्स, वो उनके बीच जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर पड़ेगा, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी, मीन्स यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है, यूरिन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो बाहर की तरफ आएगा। तो डेट्रूसर मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और स्फिंक्टर मसल्स के रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स होंगी, मीन्स यहाँ स्पेस बनता है, जिस वजह से जो यूरिन है वो रिलीज हो जाता है यहाँ से। तो इस तरीके से ये मिक्सचुरेशन रेगुलेट होता है। ठीक है, तो मिक्सचुरेशन की प्रोसेस कैसे रेगुलेट होती है, मीन्स हमारे ब्रेन के थ्रू ही सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ब्रेन के थ्रू ही रेगुलेट हो पाती हैं। तो ये जो वर्क है ये बचपन में नहीं होता, इस वजह से इनवॉलेंट्रली बोला जाता है। ठीक है, बच्चे को पता ही नहीं चलता, लेकिन आप लोग जो है वो इस यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मीन्स कब आपको यूरिनेशन करना है। अब ऐसा होता है कभी कभी कि पास में कोई टॉयलेट नहीं है, लेकिन यूरिनरी ब्लडर जो है फुल हो गया है एंड सिग्नल आ रहा है कि यू हैव टू यूरिनेट इट नाउ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप किससे मतलब वही सिग्नल जाता है ब्रेन तक कि हाँ अभी कुछ देर हम रुक सकते हैं, आप बैठ जाते हैं, लेकिन सिग्नल फिर से ब्रेन से वहीं पहुंचता है यूरिनरी ब्लडर में कि यू हैव टू यूरिनेट इट नाउ। तो उस कंडीशन में आप लोग वही, ठीक है, उसको पास आउट करना पड़ता है। तो इस तरीके से मिक्सचुरेशन की प्रोसेस जो रेगुलेट हो पाती है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स मीन्स यूरिनरी, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या कमियां हो जाती हैं जिस वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं। एंड द फर्स्ट डिजीज इज यूरेमिया। यूरेमिया मीन्स एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट्स और यूरिया जो है बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इस डिजीज़ को यूरेमिया कहा जाता है। और यूरेमिया जो है वो किडनी को डैमेज भी कर देता है, क्योंकि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब यूरिया, यूरिक एसिड बहुत सारे ये बॉडी के अंदर ही इकट्ठे हैं, ये एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर है, मोस्टली जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा किडनी वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो यूरेमिया जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, यूरिक एसिड से रिलेटेड ये डिजीज़ है।
तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि नोजिया रहता है, वोमिटिंग, वेट लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब कंडीशंस आने लगती हैं। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलस जो है वो उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है उस पार्ट में। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। किडनी कैल्कुलाई लिखा है ना, स्टोन्स को ही कैल्कुलाई कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का जो है वो, मतलब डिफरेंट टाइप की कैल्कुलाई या स्टोन्स होती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप भी होती हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स भी होती हैं। तो जिस टाइप का वेस्ट ज़्यादा हो जाता है वो इकट्ठा होने लगता है, इकट्ठा होकर ही वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसी को स्टोन कहा जाता है, ठीक है। उसका फिर वही है, अगर छोटा, मतलब सभी स्टोन्स से मतलब ये नहीं कि बहुत पत्थर आपके पेट में है, पत्थर इन सेंस वो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सब इकट्ठा होते जाते हैं और बहुत हार्ड हो जाते हैं, उन्हीं को स्टोन्स कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिस वजह से फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड नहीं रहेगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे फिल्ट्रेशन उतना ज़्यादा होगा, फिल्ट्रेट जो होगा, ठीक है। और जो भी वेस्टफुल चीज़ें हैं वो सारी यूरिनेशन में जो है वो पास आउट हो जाएंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है जो ये हैं स्टोन्स वगैरह हैं वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, जिस वजह से उनको पानी के थ्रू नहीं निकाला जा सकता, मतलब पानी पी के नहीं निकाला जा सकता, तो उन्हें ऑपरेट या सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। सर्जिकली ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक आपका किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर मीन्स किडनी स्टॉप फंक्शनिंग विच रिजल्ट्स इन द वेस्ट एक्यूमुलेशन, मीन्स किडनी ही फेल हो गई है, मतलब नेफ्रॉन वर्क नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कहते हैं वो कंडीशन किडनी फेल्योर। इसमें भी वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेडेक, चेस्ट पेन ये सब रहता है, ठीक है। तो कभी कभी कंडीशन ये आ जाती है या किडनी फेल्योर में, या तो इस कंडीशन को आप डायलिसिस वगैरह के थ्रू, मतलब ऐसा अगर किसी को डिजीज़ है, किडनी फेल्योर किसी की हो गई है, या तो उसकी डायलिसिस की जाती है, या फिर एक ये है कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए, मींस उसकी किडनी को हटाकर किसी और की किडनी, जो भी डोनर रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो क्लोज रिलेटिव ही डोनर होना चाहिए, और क्योंकि वो मैच किया जाता है ब्लड वगैरह सब, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब हो पाता है, ठीक है। तो जो आपका ये डायलिसिस की प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, आप मतलब जो पेशेंट है उसकी किडनी तो वर्क कर ही नहीं रही है, ना उसके नेफ्रॉन वर्क कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी के अंदर जो है, जो वेस्ट है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, उस पेशेंट के ब्लड को फिल्ट्रेट कराना है, अब कराएं कैसे, तो उसके लिए कुछ मशीन्स बन गई हैं जिनको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जा रहा है। तो उस पेशेंट के ब्लड को पहले बाहर उस मशीन तक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, वो ब्लड जो भी है वो फिल्टर होगा, और फिर दूसरी वेन से वो अंदर एंटर कराया जाता है, मींस प्योर ब्लड को, ठीक है। तो इसके अंदर इस टाइप की कुछ ये मशीन होती है जिसमें सेलोफेन ट्यूब्स, सेलोफेन एक शीट है, उसकी ट्यूब्स बनी होती हैं, और ये परमिएबल होती है, जिस वजह से जो ब्लड जा रहा है उस ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मिक्सअप हो जाता है, और जो प्योर ब्लड है वो दूसरी ट्यूब के थ्रू वेन्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो एक और इसमें जो ब्लड को बाहर मतलब आर्टरी के थ्रू जब ब्लड को बाहर निकाल कर इस मशीन में कनेक्ट किया जाता है, तो एक ध्यान और रखना पड़ता है, ब्लड की क्लॉटिंग ना हो जाए, इस वजह से उसमें हिपेरिन मिला दिया जाता है, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर यहाँ से निकलकर यहाँ ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है तो क्लॉटिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो हिपेरिन जो होता है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उसमें भी एक जो है वो हिपेरिन को डाला जाता है, मिला दिया जाता है, जिस वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती। सो दिस कंडीशन इज नोन एज डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, इसलिए कहते हैं, हीमो से मतलब है ब्लड, एंड डायलिसिस जो मशीन है वो हो गई आपकी।
तो इस तरीके से ये किया जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट में मैंने आपको बता दिया, जो है वो किडनी को ही रिमूव कर दिया जाता है, दूसरी किडनी लगाई जाती है। बहुत महंगी प्रोसेसेस होती हैं ये। तो ओवरऑल आपका आज चैप्टर ये फिनिश हो गया है। थैंक यू।